सौदा दिल का तहरीर हबीबा राइट्स एपिसोड 18। तुम अभी घर जाओ। मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट की ओरिजिनल फाइल मेरे लॉकर में पड़ी होगी। वो मुझे ला कर दो और ज़रा इस लड़की को मेरे पास भेजो। वो नाश्ता करने के बाद अपने स्टडी रूम में चला गया। इस स्टडी रूम में गए 3 घंटे गुजर चुके थे जिसमें इसने अपने प्रोजेक्ट की क्लाइंट से ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की और फिर अब याद आने पर इसने अरबद खान को इसे स्टडी रूम में भेजने का हुक्म दिया। वो जो अपनी बेध्यानी में टीवी लाउंज में ही बैठी हुई थी और जाने जिंदगी के किस बाब को खोलकर हिसाब किताब करने में मगन थी। जब इसे अरबद खान की आवाज़ सुनाई दी, इसने सर उठाकर ऊपर देखा जहां अरबद खान खड़ा हुआ था। इसको देखते गैर महसूस अंदाज में इसने सर पर लिए अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया ताकि वो खुद को इसकी नज़रों से बचा सके, जबकि अरबद खान से इसका ये अमल ढका छुपा न रह सका। इसे दुख हुआ कि वो प्यारी लड़की इससे भी खौफज़दा है। मेरी छोटी बहनों जैसी है आप गुड़िया। मुझसे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है आपको। मुझे आप लाला भी कहकर बुला सकती हैं अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई समझे तो। इसके सर पर हाथ रखते वो होंठों पर धीमी मुस्कान लिए बोला, लाला। इसने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा और टुकड़ों में नाम लेकर अपने मुकाबले खड़े शख्स की बात का जैसे यकीन करना चाहा हो। इसकी बात पर इसने सर हाँ में हिलाया। जी गुड़िया, आप मुझे लाला कह सकती हैं। इसने एक बार फिर इसे अपनी बात का यकीन दिलाना चाहा और फिर पास पड़े सोफे पर बैठ गया। मेरे खान सर इतने भी बुरे नहीं जितने सबको दिखाई देते हैं। खुदा ने आपको यहाँ हम लोगों के पास भेजा है तो यकीनन इसमें कोई बेहतरी होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। मेरे खान सर आपको स्टडी रूम में बुला रहे हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो बात करते हुए असल मुद्दे पर आया जिस काम के लिए इसके खान सर ने इसे यहाँ भेजा था, जिस पर वो मासूम सी जान घबरा गई। आप घबराए नहीं, वो बेबाक ज़रूर हैं, ये जानते हैं हम, लेकिन वो इतने बुरे नहीं कि किसी इज्जतदार घराने की लड़की की इज्जत को तार तार कर दे। आप मुझ पर यकीन रखें, आपके लाला के होते हुए यहाँ आपको कोई मसला नहीं होगा। इसके चेहरे पर रकम खौफ की दास्तान को पढ़ते हुए अरबद ने इसके दिल को इकराम खानजादा की तरफ साफ करना चाहा। उठे चलें, आपके साथ इस छत के नीचे कभी कुछ गलत होगा, इस ख्याल को अपने जहन से निकाल दें। अब चलें, मेरे सर को इंतज़ार करना पसंद नहीं। गुस्से के ज़रा तेज़ हैं क्योंकि उल्टे दिमाग के जो हैं ना, इसीलिए गुस्सा इनकी नाक पर हमेशा ऐसे ही सवार रहता है। वह मजाकन इतना कहकर सोफे से उठ गया और इसे अपने साथ चलने का इशारा किया, जबकि अपने मुकाबिल खड़े इस शख्स की बातों पर इसे अभी भी रत्ती बराबर यकीन न आया। और यकीन आता भी कैसे? इतना कुछ सहने के बाद कौन किसी के इन मीठे लफ्ज़ों के दो बोलों पर यकीन के जाल में दोबारा फंसना चाहेगा? और इसके पीछे चलते चलते इस शख्स की रहनुमाई में वो स्टडी रूम के दरवाजे तक पहुंची, जिस पर इसने हल्की सी दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ गया। खान सर, मैं इनको ले आया हूँ। वो अपने बराबर में खड़ी लड़की को एक नज़र देखते बोला। ओके, अब तुम जा सकते हो। मसरूफियत भरे अंदाज में जवाब देकर इसने अरबद खान को वहां से जाने का हुक्म दिया, जबकि इसने एक तंजिया निगाह इस पर डाली जैसे कि इससे कह रही हो, कौन बनता है आजकल के दौर में किसी का हमदर्द, चाचाई का भाई बनना। कैसे वो चंद सेकंड्स पहले इसे अपने भाई होने का मान बख्श रहा था, अब कैसे इसे बीच रास्ते छोड़कर जा रहा था। वो इतना सोचते तलखी से मुस्कराई। बैठो इधर। इसके जाने के बाद इसने इसे पास पड़े सोफे पर बैठने का इशारा किया। वो सोफे की पोजीशन से टेक लगाकर बड़े ही रिलैक्सिंग मूड में इसके मुकाबिल 4 कदम दूर पड़े सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि अरबद खान ने इसे स्टडी रूम में छोड़ने के बाद एहतरामन दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। वो दिल में दुआ गो था कि इसके खान सर इस लड़की के हक में जो भी फैसला करें, इनका वो फैसला बेहतरीन हो। कुछ पल स्टडी रूम के दरवाजे को खामोश निगाहों से तकते रहने के बाद वो खान सर के दिए गए काम को करने की गर्ज से वहां से चला गया। क्या नाम है तुम्हारा? चंद पल रूम में खामोशी छाई रही, लेकिन फिर इसकी भारी गंभीर आवाज़ स्टडी रूम के दरो दीवार में अरताश पैदा कर गई। मैं निगाहे निगाहे नाम है मेरा। इसकी पुर असर घायल कर देने वाली बार शख्सियत का असर था कि इसने इसके पूछने पर हकला कर
अपने नाम को टुकड़ों में अदा किया। अपना असल नाम बताओ, कौन हो तुम? इसकी तरफ कड़े तेवरों से देखते पूछा। न निगाहें वो खौफजदा हो रही थी इससे। इसकी आंखें भीग गई। ये पहली बार हुआ था जब ना चाहते हुए भी इसकी नीली आंखें इस जालिम इंसान के सामने अश्कों से भीग गई। ये तो वो खुताब है जो यकीनन तुम्हें रेड लाइट एरिया में मिला होगा, लेकिन मुझे तुम्हारा असल नाम जानना है लड़की। क्या नाम है तुम्हारा? इस बार वो ऊंची आवाज़ करके ज़रा करखत लहजे में बोला। जाने क्यों इस लड़की के आंसू इसे अंदर से बेचैन कर गए, जबकि इसके ये तीखे बोल मुकाबिल के दिल पर सीधा वार कर गए। तुम ऐसे नहीं बताओगी, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो ज़रा सा अपनी जगह से उठते ही इस पर मसनूई गुस्सा करते, महज इसको डराने की खातिर वो इसकी तरफ बढ़ने लगा, जब इसके होंठों ने अपनी चुप्पी का रोज़ा तोड़ दिया। मम, मेरा नाम जुनैशा मीर हाकिम है। इसकी हिचकियाँ बंध गई। महीनों बाद अपने नाम को ज़बान से अता किया था। क्या कुछ न याद आया? बीते सालों की खुशगवार यादें, अपने बहन भाई, माँ बाप और शोहर जिसकी वो महज 2 दिन की दुल्हन रह चुकी थी। अपने साथ हुआ हर एक जुल्म सितम और ज्यादती, इन सब हसीन और तलख यादों को याद करते इसकी हिचकियाँ बंध गई। डोरो, रुको यार। हमेशा की तरह वो आज भी लेट थी और तकरीबन इसके पीछे भागते हुए आ रही थी, जबकि अपने पीछे से आती इसकी आवाज़ पर इसने अपने कदमों को रोक लिया। जब वो मुकाबिल आई तो इसने गहरा सांस लेकर मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा और पल की देरी किए बिना इसका रुख अपनी जानिब करते हुए वो इसके दोनों गाल पर अपने प्यारा मोहब्बत भरा लम्स छोड़कर पीछे हुई। मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे याद दिलाना। मैंने एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे। वो यही तो थी कि तुम मुझे डेली रूटीन वाइज गुड मॉर्निंग और नाइट किसिस दोगे। वो बड़ी बेबाकी से इसकी तरफ अपनी मुस्कुराती नरम निगाहों से इसे देखते बोली। तुम एक पैरासाइट हो जो ना मौका दिखता है और ना ही मौके की नज़ाकत, बस किसी पैरासाइट के माने जहाँ दिल चाहे वहीं खड़े खड़े शुरू हो जाता है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। चाहे इसके बदले में किसी का नुकसान होता है तो बाकी सब भाड़ में जाएं। सिर्फ अपना ही फ़ायदा सोचता है। एंड सच अ पैरासाइट इज़ लाइक यू। वो इसकी मीठी नज़रों के बदले में इसके मुस्कुराते चेहरे पर अपनी सर्द आंखें गाड़ते तंजिया लहजे में बोला। हाउ? होंठों को यकीन करते बेयकीनी से बोली और शौकट भरी निगाहों से इसे देखने लगी। मैं पैरासाइट हूँ? तुम मुझे ये कैसे कह सकते हो? वो जितना हैरान होती उतना कम था, लेकिन फिर अपनी हैरानगी को कम करते इसके मज़ीद करीब हुई। इसे पैरासाइट नहीं, म्यूचुअलिज्म कहो डेयर डोरो, जो अपने साथ साथ तुम्हारा भी फ़ायदा करती है। जानते हो कैसे? वो इसकी आंखों में देखते कुछ बावर करवाते मैनीखेज लहजे में बोली। ऐसे इसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। जबकि इसकी आंखों में नासमझी की तहरीर देकर फिर वो इसके थोड़ी पर लब रखते बोली। क्लेवर गर्ल। वो मदम सा मुस्कराया। हम लेट हो रहे हैं अन्नू, ये म्यूचुअलिज्म का लेसन तो मुझे फिर कभी पढ़ा लेना, पहले कॉलेज चलते हैं। और इतना कहते साथ ही वो इसको नामहसूस तरीके से खुद से दूर करते गाड़ी की तरफ बढ़ा। डोरो, आज तुम मुझ पर खफा नहीं हुए? वाई? मेरा पास आना तुम्हें अच्छा लगने लगा है क्या? और तुम मुस्कुराए भी थे। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठती पटर पटर बोलना शुरू हो गई थी। मूड अच्छा है मेरा, इसलिए बचत हो गई तुम्हारी। वो गाड़ी के शीशे के पार देखते गाड़ी को रिवर्स बैक करते मगन अंदाज में बोला। तो फिर मैं ये समझूं कि जनाब से अब मुझे डेली रूटीन वाइज मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग किसिस भी मिला करेंगी। वो गुलाबी माइल लबों पर शरारती मुस्कान सजाए बोली। ये महज दिमागी फतूर है तुम्हारा। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अपने इस दिमागी फतूर का इलाज करवाओ। वो इस पर एक अचटती निगाह डालने के बाद सामने शीशे के पास देखते बोला। मेरे हर मर्ज की दवा तो तुम ही हो। तुम ही मेरे इस फतूर को ठीक क्यों नहीं कर देते? वो एक बार फिर इसके करीब हुई और इसके कसरती मजबूत बाजों को थामते मोहब्बत से बोली, जबकि इसका देखना ऐसा था कि जिसने आरिस के दिल को अपनी जगह पे बुरी तरह से धड़का दिया। स्टीयरिंग पर इसके हाथों की गिरफ्त बेख्तियार ढीली पड़ी। जिससे गाड़ी इससे पहले टोलती हुई इनका एक्सीडेंट करवाती, इसने एक झटके से इसकी गिरफ्त से अपना बाजू छड़वाकर स्टीयरिंग व्हील को बरवक्त संभाला था। सुकून नहीं है तुम्हारी जान को? हमेशा उल्टे काम ही क्यों करती हो? वो इस पर कड़ी निगाह डालते
सर्द लहजे में बोला और ड्राइविंग सीट के पास देखने लगा। ये लड़की अपनी हरकतों से एक दिन जरूर इसकी जान ले लेगी, इसने दिल में सोचा और फिर इसकी तरफ एक निगाह डाली। जबकि वो हेनोज इसी पोजीशन में बैठी इसे टुकर टुकर निगाहों से तकते बेयकीनी से घूर रही थी। इसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो इससे कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए इस पर बस अपनी एक खामोश निगाह डालकर ड्राइविंग करने लगा। अन्नू रुको, आई एम सो सॉरी यार। कॉलेज के पार्किंग एरिया में इसने गाड़ी को पार्क किया, जिस पर वो खामोशी से दरवाज़ा खोलकर जाने लगी तो इसने इसकी कलाई थामकर मौजरत करना चाही। अन्नू यार मेरी बात सुनो, मैं वो बस। जबकि इसने एक खामोश जख्मी निगाह इस पर डालकर इसे देखा और फिर अपनी कलाई को देखकर मुस्कराई, जैसे ये साथ चंद पल का हो, क्योंकि वो इसका दायमी साथ चाहती थी। जबकि वो अजनबियों की तरह हर मर्तबा अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाकर फ़ौरन से खींच लेता था और फिर इसका हाथ खींचना इसे अजियत में मुब्तला कर देता। वो तलखी से मुस्कुराकर अपनी कलाई को इसकी नाजुक गिरफ्त से छुड़वाकर वहाँ से चली गई। जबकि इसके जाने के बाद आरिस ने स्टीयरिंग व्हील पर बेसाख्ता अपना हाथ मारा। आज कम से कम आज तो वो इसे खुद से खफा नहीं करना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए वो भी कर गया। इसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा ठा करके बंद किया और फिर अपना बैग कंधे पर डालकर अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। भैया ड्राइवर बाबा की तबीयत खराब है, इसलिए वो आज छुट्टी पर हैं, क्या आप मुझे यूं ही छोड़ देंगे? इसने अजहर के पास खड़े होकर डरते डरते शर्मिंदी निगाहों से देखते पूछा। ओए ड्राइवर तुम इधर आओ ना। वो इसे कुछ कहता कि अरबद खान को देखते इसने तुर्श अंदाज में इसे मुखातिब किया। वो वहाँ से गुजर रहा था जब इसने अरबद खान को नागवारी से देखते इशारा करके अपने पास बुलाया, जिस पर वो तने हुए असाब से इसकी तरफ बढ़ा। जाओ इसे यूं नहीं छोड़ कर आओ, इसने नागवारी से इसे देखते हुक्म दिया। मैं कुछ कह रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? 2 टके के मुलाजिम वो इसकी तलख बातों को खामोशी से नज़रअंदाज करके आगे ही बढ़ने वाला था जब वो इसके बाजों से पकड़ते अपनी आदत के बरअक्स चिल्लाया। पहली बात, मैं 2 टके का मुलाजिम नहीं हूँ, और अगर हूँ तो खान साहब आपका तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। आइंदा मुझ पर हुक्म चलाने से पहले इतना ज़रूर सोच लीजिएगा कि मैं टिके का मुलाजिम नहीं जो किसी के तलवे चाटता फिरे। मैं अरबद खान हूँ, अपनी मर्जी का आप मालिक, इसने सर्द बेखौफ और निडर लहजे में कहकर अपने बाजू पर रखे इसके हाथ को झटका दिया। तुम टिके के मुलाजिम हो और रहोगे, और ये जो तुम जिसके दम पर इतना उछल रहे हो ना, मैं उसे भी खूब अच्छे से देख लूँगा। वो अब बाकायदा हाथ उठाकर इसे धमकाने लगा, जबकि इसकी गिदर भभकियों पर इसने सर झटका। मैम आप अपना बैग लेकर आ जाए, मैं आपको यूं ही छोड़ देता हूँ। वो मजीद किसी भी किस्म की बदमज़गी से बचने की खातिर इसके साथ खड़ी एक नज़र दोशीज़ा को देखते एहतरामन नज़रें झुकाकर बोला। अजहर भाई, इसने इसकी तरफ बेबसी से देखा। आया कि वो अब क्या करे? आया इसके साथ इसे जाना चाहिए कि नहीं? शोशोपज में मुब्तला इसने अपने भाई को पुकारा। वहाँ खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाना है तो जाओ, नहीं तो चुप करके अपने रूम में दफा हो जाओ। वो अपने सबसे बड़े दुश्मन के आदमी के सामने खड़े तौहीन अमेज लहजे में इस पर चिल्लाया, जबकि वो खुफ्त और शर्मिंदगी के मारे बैग उठाने अपने कमरे में चली गई। जबकि अरबद खान ने मुलामत भरी निगाहों से अजहर खान ज़ादा की पोस्ट को देखा, जिसमें अपनी बहन से बात करने तक की कोई तमीज़ नहीं थी। तो कैसी लगी आज की एपिसोड? होगा जुनेशा का माजी शुरू के वो कैसे और किस तरह यहाँ पहुँची, किसकी गलती थी, अहमद की या फिर किसी और की? और एपिसोड पढ़कर मुझे अपनी कीमती राय से आगाह करना ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे इंशाल्लाह अपने नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर रहे, हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बांटें। फिर मिलते हैं इसी नावल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।